हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पढ़ रहे हैं। आज उसका लेक्चर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6 इसका। शियर क्या होता है? शियर को समझने से पहले आप लोग शियर फोर्स क्या होता है समझ लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट को ही हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं। आसान एकदम। ये आपको लिखा है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो इससे समझ में आ गया। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm/dx। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट को ही हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं। उसके बाद फिर अच्छा ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी स्ट्रक्चर में उसके फेल होने के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों ही कंबाइंड रूप से जिम्मेदार होंगे। ठीक, नहीं समझ में आ रहा? आगे देखते जाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत समझते जाओ जो बोल रहा हूँ उसको। अब देखो, आपका लिखा है कि होमोजीनस बीम, दो प्रकार के बीम हो सकते हैं। आपका एक होमोजीनस हो सकता है और दूसरा नॉन होमोजीनस। जैसे कि आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं ना, आरसीसी बीम, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन होमोजीनस बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें बीच में आपका क्या आ गया, कंक्रीट के साथ स्टील भी आ गया। यहाँ पर आपका होमोजीनस अगर बीम रहेगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। ये शियर स्ट्रेस है, क्यू मतलब क्या है आपका, शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखा है, VQ/IT लिखा है। तो यहाँ पर से V आपका क्या हो जाएगा, शियर फोर्स है, V शियर फोर्स एट एनी सेक्शन। और जबकि Q क्या है, Q है आपका A इंटू वाई बार है। ठीक है ना, Q क्या है, यहाँ पर Q की जगह हम क्या लिखेंगे, आप A इंटू वाई बार कैलकुलेट करेंगे। A मतलब एरिया हो जाएगा और वाई बार मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उस सेक्शन का। तो वही है मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द सेक्शन अबो द कंसिडरेशन। तो मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करना जानते हैं, तो वही है आपका क्यू, आपका मोमेंट ऑफ एरिया है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द सेक्शन अबो कंसिडरेशन। मतलब कि जिस सेक्शन का अपने को एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक, मतलब सॉरी फोर्स निकालना है। उसके बाद फिर देखते हैं बी की बात करेंगे। बी क्या है, तो थिकनेस या फिर विड्थ बोल लो, विड्थ ऑफ द सेक्शन है, विड्थ ऑफ द सेक्शन वेयर हमको कहाँ क्यू कैलकुलेट जहां पर करना है, मतलब ठीक है ना, वेयर टू बी क्यू डिटरमाइंड। अब यहाँ पर देख लो, ये पूछता है आपको कि ये आपका होमोजेनस जो बीम है या फिर सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर है, तो उसका डायग्राम कैसे बना हुआ है देख लो, पैराबोलिक शेप बना हुआ है। तो पैराबोलिक शेप होता है अबो एंड बिलो न्यूट्रल एक्सिस, मतलब कि अबो में भी क्या रहेगा, पैराबोलिक, और बिलो में भी पैराबोलिक रहेगा। किसके अबो, बिलो, न्यूट्रल एक्सिस के अबो एंड बिलो। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस ये सब समझ में आता है ना। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर मैं पूछूंगा तो बता दोगे आप लोग कि न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, लेकिन ये किसके लिए है, होमोजेनस बीम के केस में है। आ गया समझ में, होमोजेनस बीम था, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लिए, VQ/IT से निकलता है। ठीक है, क्यू की जगह में हम लोग A इंटू वाई बार पुट कर देंगे। ठीक है, कुल मिला के आपको मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है, ठीक है, उस सेक्शन का, और उसको पुट कर देना है। ठीक है, आई और बी तो आपको पता होगा, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू बोलूंगा तो आप लोग क्या बोल दोगे, BD³/12 बोल दोगे। तो आई का वैल्यू भी पता है, और बी क्या है, बी आपका विड्थ ऑफ द सेक्शन है, जहां पर भी स्ट्रेस निकालना होगा वहां पर का। मान लो न्यूट्रल एक्सिस में निकाल रहे हैं, वैसे तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो किसी भी सेक्शन में निकालो बी का वैल्यू बी ही रहेगा। ये जो बी है ना, विड्थ ऑफ द सेक्शन, ठीक है, वही रखोगे। बी का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा। आगे समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। अब आरसीसी बीम की बात करेंगे। आरसीसी बीम या फिर नॉन होमोजेनस बीम के लिए जब हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, तो आपको तीन कंडीशन मिलेगा, अबो न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस एंड बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसका डायग्राम नहीं बनाया हूँ, क्या बनाया हूँ नीचे में, देखो। तो डायग्राम से पहले आप लोग देख लो कैसे निकालते हैं स्ट्रेस को। अबो न्यूट्रल एक्सिस रहेगा तो V/2I XA² माइनस Y²। ये XA और Y क्या है, तो XA आपका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, वही XA आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है ना, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पढ़ते आए हैं, वही है। Y क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ अबो एरिया एट विच स्ट्रेस इज मेजर टू द न्यूट्रल एक्सिस। इसको डायग्राम में अभी नीचे में समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी देख लो जो लिखा है उसको पढ़ लो एक बार। डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ अबो एरिया एट विच स्ट्रेस इज मेजर्ड टू द न्यूट्रल एक्सिस, इसको नीचे में देख लो अब क्या होता है। जैसे कि हम लोग को निकालना है, ये आपका एरिया है मान लो, यहाँ पर मेरे को स्ट्रेस निकालना है, इस सेक्शन में स्ट्रेस निकालना है, तो वहां पर y का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे उसके बॉटम के लाइन का, ठीक है ना, उस बॉटम एरिया का लेंगे कुल मिला के, तो वही आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। समझ में आया y क्या होता है, ठीक है, वही चीज लिखा है उसको, डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ अबो एरिया एट विच स्ट्रेस इज मेजर टू द न्यूट्रल एक्सिस। ओके,
आ गया समझ में? उसके बाद देखते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस में जब हमको स्ट्रेस निकालना रहता है तो हमको पहले से पता है कि न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम होगा स्ट्रेस। ठीक है, नीचे में अभी डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मूला पहले देख लो, v डिवाइडेड बाई 2i इंटू एक्स ए स्क्वायर। अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला है लेकिन वहां पर y का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए आपका एक्स ए स्क्वायर बस बचेगा। ऊपर वाले फॉर्मूला में y का वैल्यू 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे? फिर से हम लोग नीचे में आएंगे तो जब हम लोग न्यूट्रल एक्सिस में ही स्ट्रेस निकालना चाहेंगे तो y का वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा ना? ठीक, इसीलिए हम लोग क्या पुट किए, न्यूट्रल एक्सिस में जब स्ट्रेस निकालेंगे तो वहां पर y की वैल्यू 0 पुट किए, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि वहीं पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आता है। ठीक है, उसके बाद फिर बिलो न्यूट्रल एक्सिस में जब हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे तो स्ट्रेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपको दिख रहा होगा, v डिवाइडेड बाई बी जे डी। एक मिनट रुकना। ठीक, तो v डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, बी जे डी। शेयर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया। बी जे डी आपको पता है ना, बी आपका विड्थ ऑफ द सेक्शन हो गया, और जे डी तो आप लोग जानते हैं, इसको लीवर आर्म पढ़ते आए हैं, वही चीज है आपका लीवर आर्म। ओके, लीवर आर्म भी जानते हैं क्या चीज होता है, कैसे निकालते हैं। वी आपका शियर फोर्स है, और बी आपका क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन, जहां पर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जब नॉन होमोजीनस सेक्शन रहेगा, याद रखना होमोजीनस नहीं, नॉन होमोजीनस सेक्शन, तो उस केस में आपको डायरेक्टली डायग्राम के बारे में पूछता है कि कैसा डायग्राम बनता है। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबो में पैराबोलिक बनता है, जबकि बिलो में रेक्टेंगुलर बनता है। फिर से बोल रहा हूँ, न्यूट्रल एक्सिस है ये, न्यूट्रल एक्सिस के अबो में पैराबोलिक बनेगा, मतलब कंप्रेशन जोन में, और जबकि टेंशन जोन में आपका कंटिन्यूअस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या फिर आप लोग रेक्टेंगुलर शेप बोल सकते हैं। ठीक, अब नोट में क्या लिखा है उसी को पढ़ लो। फॉर आरसीसी सेक्शन शेप ऑफ द शियर स्ट्रेस डायग्राम इज पैराबोलिक अबो द न्यूट्रल एक्सिस एंड बिलो आर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। ठीक है, वही चीज लिखा है। उसके बाद बोल रहा है कि स्ट्रेस बिलो द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट अप टू द इफेक्टिव डेप्थ। वही है ना, आपका न्यूट्रल एक्सिस से नीचे में हम लोग क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं स्ट्रेस को। तो वही चीज लिखा है, स्ट्रेस बिलो द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट अप टू द इफेक्टिव डेप्थ। याद रखना, अप टू द इफेक्टिव डेप्थ है ना, अप टू द इफेक्टिव डेप्थ, एंड ड्यू टू द क्या हो जाएगा, इन इफेक्टिवनेस ऑफ द कंक्रीट इन द टेंशन जोन। क्योंकि आपका हम लोग कंक्रीट के इफेक्ट को निग्लेक्ट करके चलते हैं ना, हम लोग मानते हैं टेंशन जोन में केवल और केवल स्टील रहेगा, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद सर्कुलर सेक्शन इज द बेस्ट सेक्शन इन रेजिस्टिंग द शियर फोर्स एंड इट इज अज्यूम टू बी बेस्ट सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा सेक्शन शियर फोर्स रेजिस्ट करने के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना, आगे समझ में? तो शियर फोर्स सबसे अच्छा रेजिस्ट कौन सा सेक्शन कर सकता है अगर पूछेगा आपको, तो आपको बोलना है सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन इज द बेस्ट सेक्शन इन रेजिस्टिंग। ठीक है, इन रेजिस्टिंग क्या हो जाएगा, शियर फोर्स, एंड इट इज अज्यूम टू बी बेस्ट सेक्शन। उसके बाद फिर देखते हैं फेल्योर ऑफ बीम। फेल्योर ऑफ बीम समझेंगे। मैं ऊपर में वही बताया था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट को शियर फोर्स बोलते हैं करके, एंड फेल्योर ऑफ द बीम या फिर किसी भी स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। मतलब किसी भी सेक्शन का फेल होना दोनों पे डिपेंडेंट होता है, शियर फोर्स पे भी और बेंडिंग मोमेंट पे भी। ओके, वही चीज लिखा है, फेल्योर ऑफ द बीम और द स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये तीन प्रकार के फेल्योर हम लोग देखेंगे, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो डायगोनल टेंशन फेल्योर होता है। ठीक है, इसमें याद ही रखना है आपको कि डायगोनल टेंशन फेल्योर जो होता है वो 45 डिग्री में फेल होगा। ठीक है ना, कैसा फेल्योर देखने को मिल रहा है सामने आपको, 45 डिग्री में आपका क्रैक डेवलप हो रहा है, तो 45 डिग्री में फेल होगा हॉरिजॉन्टल से। और दूसरा याद रखना है कि डायगोनल टेंशन फेल्योर के केस में शियर फोर्स ज्यादा होने के कारण फेल होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, डायगोनल टेंशन फेल्योर किसके कारण होता है, तो शियर फोर्स मोर एंड बेंडिंग मोमेंट लेस। ठीक है, तो कुल मिला के आपका शियर फोर्स ज्यादा होने के कारण ये सेक्शन फेल हो जाता है। ठीक, और कौन से एंगल में होता है फेल, तो आपको 45 डिग्री में फेल देखने को मिलेगा। उसके बाद डायगोनल कंपैरिजन फेल्योर देखते हैं। डायगोनल टेंशन फेल्योर के बाद अब क्या देख रहे हैं हम लोग, डायगोनल कंपैरिजन फेल्योर। तो ये किस प्रकार का फेल्योर है, ये भी आपका शियर फोर्स ज्यादा होने के कारण फेल होता है, पहली बात। तो चाहे डायगोनल टेंशन फेल्योर हो, चाहे डायगोनल कंपैरिजन फेल्योर हो, दोनों ही आपके किसके कारण हो रहे हैं, शियर फोर्स ज्यादा होने के कारण। कंक्रीट क्रस्ड इन कंप्रेशन ड्यू टू फ्लेक्सुरल कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पर एक सेक्शन बना लेता हूँ, मान लो। ठीक है, ये बीम सेक्शन है,
तो इस सेक्शन में आपका क्या है, कंक्रीट है और स्टील भी रहेगा। ऊपर से जब लोड आएगा या फिर स्ट्रेस डेवलप होगा, जो भी मतलब फोर्स आ रहा है ऊपर से, तो उसके कारण ये जो कंक्रीट होंगे, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट होंगे ना लोड को सहने के लिए, मतलब उसके जो एग्रीगेट है वो पास पास आएंगे, उसी को एग्रीगेट इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो और ज्यादा लोड जब आएगा, जब शियर फोर्स और ज्यादा बढ़ेगा, जितना उसका परमिसिबल स्ट्रेस है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, तो फिर क्या होने लग जाएगा, कंक्रीट क्रश होने लग जाएगा ना। तो उसी को हम लोग डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर बोलते हैं। आया थोड़ा बहुत समझ में? ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएंगे कंक्रीट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और क्रश होने लग जाएंगे। तो कंक्रीट क्रश्ड इन कंप्रेशन ड्यू टू फ्लेक्सुरल कंप्रेशन। आगे समझ में? तो कुल मिला के आपको याद यही रखना था कि डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर भी आपका शियर फोर्स के ज्यादा होने के कारण होता है, और फ्लेक्सुरल शियर फेल्योर जब आपको पूछेगा, फ्लेक्सुरल शियर फेल्योर, तो ये भी आपका 90 डिग्री में फेल देखने को मिलेगा। अच्छा, 45 डिग्री में डायगोनल टेंशन फेल्योर देखने को मिल रहा था, ये फ्लेक्सुरल शियर फेल्योर जब बोलेगा तो 90 डिग्री में फेल्योर देखने को मिलेगा। और ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा होने के कारण होता है। बेंडिंग मूवमेंट जब एक्सेस में हो जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगा, तब हमको कौन सा फेल्योर देखने को मिलता है, फ्लेक्सुरल शियर फेल्योर। ओके, और शियर फोर्स लेस रहेगा। सच फेल्योर इज ऑकर एट 90 डिग्री। उसके बाद देखते हैं हम शियर रेजिस्टेंस ऑफ द आरसीसी सेक्शन। शियर रेजिस्टेंस ऑफ द आरसीसी सेक्शन, तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि किसी भी आपके सेक्शन में शियर फोर्स जब आ रहा है, ये बीम बना लेते हैं एक तो, ठीक है, ऐसा बीम है। इस बीम के अंदर में आपका ये क्या है, स्टील है, और ये क्या है आपका, कंक्रीट है। ठीक है, ऊपर से आ रहा है फोर्स, शियर फोर्स। तो इस शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए कौन रेजिस्ट करेगा, पहले ये बताओ। अब उस सेक्शन में कंक्रीट भी है, स्टील भी है, तो जाहिर सी बात है दोनों ही रेजिस्ट करेंगे। ठीक है ना, शियर फोर्स को दोनों ही रेजिस्ट करेंगे। कंक्रीट कैसे रेजिस्ट करेगा, कंक्रीट कैसे रेजिस्ट करेगा, कंक्रीट एक दूसरे में, मतलब उसके जो एग्रीगेट होंगे, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग के थ्रू रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उसके अलावा शियर फोर्स इज रेजिस्टेड बाय अनक्रेक्ड कंक्रीट, मतलब ऐसे कंक्रीट जो क्रेक नहीं हुए उसके द्वारा रेजिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा किसके द्वारा रेजिस्ट किया जाएगा, स्टील के द्वारा। और स्टील कैसे रेजिस्ट करता है, डॉवेल फोर्स लगता है और उसके थ्रू रेजिस्ट करता है। डॉवेल फोर्स, डॉवेल फोर्स क्या होता है, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स विच इज 90 डिग्री टू द मेन बार। ये आपका जो दिख रहा है ना, ये आपका मेन बार है या फिर लॉन्गिट्यूडनल बार बोल लो, तो उसके जस्ट अक्रॉस या फिर 90 डिग्री में आपका डॉवेल फोर्स लगता है, और इसी के थ्रू वो शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है एक हिसाब से। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है उतना, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुल मिला के ये 3 पॉइंट पूछेगा एग्जाम में। ठीक है ना, अंदर में डीप में आपको कोई कंसेप्ट नहीं पूछेगा। ठीक है ना, तो आपको ये चीज ये याद रखना है कि डॉवेल फोर्स किस में लगता है और कितने एंगल में लगता है, सब बता दिया मैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार के अक्रॉस लगेगा, 90 डिग्री में लगेगा। ठीक है, किस में लगता है, तो लॉन्गिट्यूडनल बार या फिर मेन बार में लगता है। और फिर पूछेगा कि ये जो शियर फोर्स को रेजिस्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो 3 आपको पॉइंट याद रखना है कि शियर फोर्स इज रेजिस्टेड बाय द अनकरेक्ट कंक्रीट, शियर फोर्स इज रेजिस्टेड बाय एग्रीगेट इंटरलॉकिंग। ठीक है ना, ये जो एग्रीगेट है एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे और उसके द्वारा रेजिस्ट किया जाएगा। और उसके अलावा डॉवेल एक्शन ऑफ द मेन स्टील। ठीक है, डॉवेल एक्शन क्या होता है, तो वही ऊपर में जो देखे डॉवेल एक्शन मतलब डॉवेल फोर्स का जनरेट होना। ठीक है, और किस में होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल बार में होता है, कौन से एंगल में, 90 डिग्री में, तो उसी को डॉवेल एक्शन बोलते हैं। आगे समझ में, आगे देखते हैं आप क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शियर। तो ऐसे सेक्शन जहां पर आपका मतलब सबसे पहले फेल होने का चांसेस है, उसी को क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं ना। ठीक, तो हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा है, अ सेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव डेप्थ d फ्रॉम द सपोर्ट इफ द एंड ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन व्हिच कॉजेस द कंप्रेशन इन द बीम। देखो एक्चुअली में सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका कहां पर क्रिटिकल सेक्शन होता है, सपोर्ट से d डिस्टेंस में। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो सपोर्ट से d डिस्टेंस में ऑकर होता है। ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका इफ द एंड ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन, मतलब एंड ऑफ द बीम, ये एंड ऑफ द बीम है ना, तो इस बीम के एंड में, एंड ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन, जब आपका रिएक्शन लगा हो। ठीक है, एंड ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन, उस केस में आपका
विच कॉजेज कंप्रेशन इन द बीम। अच्छा, और उसके अलावा रिएक्शन लगने के कारण क्या हो रहा है, कंप्रेशन आ रहा है आपके बीम में, तो उस केस में आपका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर होगा, तो आप लोग बोलेंगे डी डिस्टेंस पे होगा सपोर्ट से। ठीक है, और कौन से केस में होता है ये, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में होता है। फिर से बोल रहा हूँ, जब सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो उस केस में आपके जो एंड ऑफ बीम होते हैं वहां पर रिएक्शन आता है, और इस रिएक्शन के कारण आपके बीम में कंप्रेशन आता है। ठीक है, ठीक है ना यार, ये देखो ये बीम है, ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ आपका सपोर्ट रहेगा, ऊपर से जब लोड आएगा तो नीचे में आपका क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो वही चीज तो है और कुछ नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं क्या, जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एंड ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन, एंड ऑफ द बीम क्या होगा, उसमें रिएक्शन लगेगा और उसके कारण क्या होगा, कंप्रेशन आएगा बीम में। इस केस में आपका क्रिटिकल सेक्शन डी डिस्टेंस में होगा सपोर्ट से। आ गया समझ में। दूसरा केस पढ़ते हैं, कैंटिलीवर बीम का केस है ये। कैंटिलीवर बीम में आपको दिख रहा होगा फेस ऑफ दी सपोर्ट में, ठीक है ना, एट फेस ऑफ दी सपोर्ट, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, फेस ऑफ दी सपोर्ट बोल सकते हैं। तो यहीं पर हमको कहा क्या मिल रहा है, क्रिटिकल सेक्शन मिल रहा है। तो एट फेस ऑफ द सपोर्ट इफ द एंड ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू टेंशन ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि क्रिटिकल सॉरी कैंटिलीवर बीम जब रहता है तो इस प्रकार के बीम में जो आपके सपोर्ट होते हैं उस सपोर्ट में क्या लगता है, टेंशन लगेगा। ठीक है, तो वही बोला है। तो एट द फेस ऑफ द सपोर्ट इफ द एंड ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू टेंशन ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन। तो जो एंड में जो रिएक्शन होते हैं इस प्रकार के बीम में, इस प्रकार का बीम मतलब कैंटिलीवर बीम में जो एंड में सपोर्ट्स होते हैं उस सपोर्ट का टेंशन डेवलप होता है। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर में। नहीं समझ में आया क्या, तो ऐसे बना लो ना यार, कैंटिलीवर बीम देखे होगे, या फिर यहाँ पर लोड लगाओगे तो ये कैसे डिफ्लेक्ट होगा, और ये डिफ्लेक्शन के कारण ये क्या होगा, टेंशन ही तो एक प्रकार से डेवलप हो रहा है ना। ठीक है ना, टेंशन डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर में क्या लग रहा है आपका, टेंशन ही तो लग रहा है। आगे समझ में वही चीज है और कुछ नहीं। और सपोर्ट रिएक्शन कहाँ पर था, एंड में था, ये एंड है। उसके बाद फिर देखते हैं शियर डिजाइन के बारे में। शियर डिजाइन करेंगे, आपको डिजाइनिंग का स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है बताऊंगा मैं। बीम डिजाइन फॉर द मैक्सिमम शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन। पहला पॉइंट तो आपको पता है कि हम लोग अपने बीम को डिजाइन किसके लिए करेंगे, मैक्सिमम शियर फोर्स के लिए करते हैं क्रिटिकल सेक्शन में। मतलब क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जो कि सबसे पहले फेल होगा आपके स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, वो सेक्शन क्यों फेल होगा, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम शियर फोर्स रजिस्ट नहीं कर पा रहा होगा वो। मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन में लगने वाले मैक्सिमम शियर फोर्स को ही हमको स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा शियर फोर्स हम लोग लगा नहीं सकते, और वही जो मैक्सिमम शियर फोर्स है जो रजिस्ट कर पा रहा है हमारा क्रिटिकल सेक्शन, वही हमारा परमिसिबल शियर स्ट्रेस होगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज। ठीक, तो वही चीज है। तो उसी को हम लोग शेयर डिजाइन में समझेंगे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना सीखते हैं। नॉमिनल शियर स्ट्रेस को ही हम लोग एवरेज शियर स्ट्रेस बोलते हैं। एवरेज शियर स्ट्रेस को मैं टाउ बी से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, जो कि आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये आपका शियर फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। एरिया को मैं बी इंटू डी लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लो। अब यहाँ पर जब शियर फोर्स निकालूंगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ बी इंटू बी डी हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया क्या। नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है, इसी को हम लोग एवरेज शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, तो टाउ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया या फिर शियर फोर्स अपॉन एरिया से। जब मैं शियर फोर्स निकालना चाहूंगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। नॉमिनल शियर स्ट्रेस के बाद अब डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आ गया है। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ को हम लोग टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सेम वैसे ही निकलेगा, बस यहाँ पर शियर फोर्स की जगह में वीसी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिजाइन शियर फोर्स बोल सकते हो, क्रिटिकल शियर फोर्स बोल सकते हो। तो डिजाइन शियर फोर्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। तो ये भी कुल मिला के फोर्स अपॉन एरिया है। तो जब हम लोग डिजाइन शियर फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो टाउ सी इंटू बीडी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर से इसी को हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स रजिस्टेड बाय द कंक्रीट। तो ये जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आया वो क्या है, एक्चुअली में वो शियर फोर्स है जो कि कंक्रीट के द्वारा रजिस्ट किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एंड मेन रेनफोर्समेंट। ये पॉइंट आपको पूछता है कि जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आपके परसेंटेज ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट एंड ग्रेड ऑफ द कंक्रीट दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एंड मेन रेनफोर्समेंट
परसेंटेज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट दोनों पे डिपेंड करता है आपका डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है, या फिर डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहाँ पर आपको बोलता है कि स्ट्रेस इन शियर रेनफोर्समेंट अब फाइनली निकाल के बताओ, ठीक है ना। तो शियर रेनफोर्समेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्या नॉमिनल शियर फोर्स क्या है। नॉमिनल शियर फोर्स ऊपर से पता कर लिए हैं, और उसके अलावा शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय द कंक्रीट भी ऊपर से पता कर लिए हैं। जब दोनों को माइनस करेंगे एक दूसरे से, V माइनस वी सी, तो आपका क्या निकल के आएगा, शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय द शियर रेनफोर्समेंट, या फिर शियर रेनफोर्समेंट को ही हम लोग स्टीरअप्स भी बोलते हैं। आगे समझ में, ठीक है। स्ट्रेस इन शियर रेनफोर्समेंट निकालना था हमको, ये निकालना था कि जो हमारा शियर रेनफोर्समेंट है वो कितना स्ट्रेस सह पाएगा, ठीक है ना। तो शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय द शियर रेनफोर्समेंट इज, जो आपका नॉमिनल शियर फोर्स था और जो शियर फोर्स जो कंक्रीट सह रहा था उसको माइनस किए, तो रेनफोर्समेंट के लिए शियर फोर्स आएगा जो कि आपका शियर रेनफोर्समेंट सहेगा, ठीक है। V माइनस वी सी करोगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा कॉमन निकलने के बाद, ठीक, इजी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक। इसके बाद देखते हैं मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस अब निकालना है, ठीक है। निकालना क्या, वो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमारे सेक्शन का ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस डेवलप्ड, ठीक है, कैसे पता रहेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि शियर स्ट्रेस डेवलप इन द बीम शुड नॉट बी मोर देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बीम। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस आया है जो अभी ऊपर में निकाले हो, वो नॉमिनल शियर स्ट्रेस कभी भी टाउ सी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक। फिर से बोल रहा हूँ, टाउ सी मैक्सिमम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस मतलब क्या होता है, जो भी आपका बीम है या फिर जो सेक्शन है, जितना मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस सह पाए, ठीक है, वही उसका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, वो मिनिमम शियर स्ट्रेस जिसके कारण आपका सेक्शन फेल हो जा रहा है, दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो वही आपका क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस है। कुल मिला के जितना शियर स्ट्रेस के बाद आप लगाओगे तो आपका सेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर से वही चीज बोल रहा है कि किसी भी कंडीशन में आपका एवरेज या फिर नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो उस केस में आपको पूरे सेक्शन को आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा, मतलब आप अपने सेक्शन को चेंज कर दो, या फिर जो भी सेक्शन का डायमेंशन है उसको एनहेंस करो, बढ़ाओ, तब वो क्या कर पाएगा, जो गिवन स्ट्रेस है उसको सह पाएगा। ये करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है आपका, चेंज द सेक्शन। उसके बाद फिर आपको पूछता है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस है या फिर टाउ सी मैक्सिमम है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। और ऊपर में जो मैं बताया टाउ सी मतलब जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाला डिजाइन शियर स्ट्रेंथ था जो आप अपने से डिजाइन किए हो, और जो ये परमिसिबल वैल्यू है, ठीक है, आपके बीम की, वो परमिसिबल वैल्यू केवल किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ठीक है। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, जबकि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट पे भी डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, अब ये टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट है। शियर रेनफोर्समेंट आप कब प्रोवाइड करोगे, कैसे प्रोवाइड करोगे, अभी नीचे में देखेंगे। अभी बस समझ लो 3 प्रकार के शियर रेनफोर्समेंट होते हैं। शियर रेनफोर्समेंट को ही हम लोग कभी कभार स्टीरअप्स भी बोलते हैं। शियर रेनफोर्समेंट हम लोग वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट या फिर इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट या फिर बेंट अप बार के रूप में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करना पड़ता है, किस कंडीशन में, उसको देखते हैं। एक्चुअली में हमको जब हमारा टाउ वी टाउ सी से छोटा हो, ठीक है ना, टाउ वी टाउ सी से भले ही छोटा है, मतलब जो एवरेज शियर स्ट्रेस आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर में, वो हमारे जो डिजाइन शियर स्ट्रेस है या फिर डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है उससे कम है, ठीक है। इसके बावजूद भी हमको क्या करना पड़ता है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट एटलीस्ट प्रोवाइड करना पड़ता ही है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या हुआ, अब समझो ध्यान से। टाउ वी छोटा है टाउ सी से, इसका कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपके बीम में या फिर सेक्शन में स्ट्रक्चर में जो भी लोड आ रहा है, उस लोड को रजिस्ट करने के लिए सक्षम है कंक्रीट। समझ में है, मतलब वो जितना भी लोड आ रहा है उसको आराम से कंक्रीट सह ले रहा है बिना स्टील के हेल्प के,
ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जब शियर एनफोर्समेंट नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो चीज को बोला गया है कि ऐसे कंडीशन में भी हमको मिनिमम शियर एनफोर्समेंट एटलीस्ट प्रोवाइड करना ही है। भले जितना भी स्ट्रेस आ रहा है, लोड आ रहा है, उसको सह ले रहा है आपका कंक्रीट, लेकिन फिर भी मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और कितना प्रोवाइड करेंगे, तो AW डिवाइडेड बाई BSV शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY। ठीक है, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में पूछ सकता है या फिर निकालने के लिए भी आ सकता है, तो ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY। FY क्या होता है, तो ग्रेड ऑफ स्टील होता है। ठीक है, AW क्या है, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी स्टीरप्स है। और B और SV क्या है, तो B तो आपका विड्थ हो जाएगा, विड्थ ऑफ दी बीम, और जबकि SV स्पेसिंग हो जाएगा, या फिर जो भी आपका शियर एनफोर्समेंट या फिर स्टीरप्स की स्पेसिंग है वो। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन जब आता है, टाउ बी की वैल्यू 0.5 टाउ सी से भी छोटी है। पहले क्या था, टाउ सी से छोटा था, या फिर जो डिजाइन स्ट्रेंथ था उससे कम था, एवरेज शियर स्ट्रेस। अब जो टाउ सी का आधा करोगे उससे भी कम है, 0.5 टाउ सी से भी कम है, तो इस केस में आपको शियर एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करना है, जरूरत नहीं है, नो नीड टू प्रोवाइड शियर एनफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा केस। नहीं बताया हूँ, वैसे समरी में बताया हूँगा। तीसरा केस क्या होता है, जब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उस केस में तो हमको करना ही है, सीआर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ही साथ हम लोग ट्रांसवर्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, देखो यहाँ पर क्या था, समरी वही है कि टाउ भी अगर छोटा हो गया टाउ सी से तो मिनिमम सीआर एनफोर्समेंट तो रिक्वायर्ड है ही। टाउ भी अगर छोटा हो गया 0.5 टाउ सी से तो नो नीड ऑफ दी सीआर एनफोर्समेंट। लेकिन टाउ भी जब बड़ा हो गया टाउ सी से तो डिजाइन सीआर एनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब सीआर एनफोर्समेंट के लिए डिजाइन करेंगे, और जो भी जितना रिक्वायर्ड सीआर एनफोर्समेंट होगा उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर सीआर एनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करते ही हैं इस केस में, साथ ही साथ हम लोग जो आपका मेन रेनफोर्समेंट है वो भी प्रोवाइड, मतलब वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी के केस में। उसके बाद फिर थर्ड केस क्या है कि टाउ वी किसी भी कंडीशन में टाउ सी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो तो ऊपर में भी पढ़े हैं कि टाउ वी हमेशा क्या होना चाहिए, टाउ सी मैक्सिमम के बराबर भी या फिर उससे छोटा हो सकता है। लेकिन उससे जब बड़ा हो गया किसी भी कंडीशन में तो उस केस में हमको रीडिजाइन करना पड़ेगा सेक्शन को। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद देखते हैं, वैसे यहाँ पर मेरे को लिखना था ये कंडीशन ऐसा कुछ होना चाहिए ये। ठीक है ना, अगर टाउ भी क्या हो गया आपका, मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस है उससे ज्यादा हो गया तो उस केस में हमको रीडिजाइन करना पड़ता है सेक्शन को। ठीक है, आगे देखते हैं टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स से डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड। अच्छा, ये फिर से वही है, आपको रिपीट कर दिया हूं मैं कि टाउ सी मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे केवल डिपेंड करता है, जबकि टाउ सी किस पे डिपेंड करता है, टाउ सी बोलने समझ में आ रहा है ना, किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्लस परसेंटेज ऑफ मेन एनफोर्समेंट। उसके बाद फिर देखते हैं मिनिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट कितना होता है, तो 0.75 डी होता है जब वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग इंक्लाइन शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन डी होना चाहिए स्पेसिंग। डी क्या है आपका, डेप्थ ऑफ दी सेक्शन। फिर से बोल देता हूँ, 0.75 डी प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल रेनफोर्समेंट, वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट बोलना, वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट के केस में, इंक्लाइन शियर रेनफोर्समेंट के केस में डी से छोटा होना चाहिए स्पेसिंग। और तीसरा कंडीशन है 300 mm, किसी भी कंडीशन में आपका 300 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए, या फिर 300 mm से कम वैल्यू होना चाहिए आपका। ठीक है ना, एसवी मतलब स्पेसिंग ऑफ दी शियर एनफोर्समेंट shall not be exceed 300 mm in any case। ठीक, आगे समझ में, किसी भी कंडीशन में 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पेसिंग शियर एनफोर्समेंट का। स्पेसिंग ऑफ इंक्लाइन शियर एनफोर्समेंट इज मोर एज कम्पेयर टू वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट। वो तो दिख ही रहा है ऊपर में आपको, किसकी स्पेसिंग ज्यादा दिख रही है आपको, इंक्लाइन शियर एनफोर्समेंट की स्पेसिंग एज कम्पेयर टू वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन।
तो आपको ये बताना है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग हमारे स्ट्रक्चर में, क्यों जरूरी होता है। तो आप लोग मेरे ख्याल से खुद से ही बता दोगे, लेकिन यहाँ पर से एक बार पढ़ लो। एनी सडन फेलवर ऑफ द स्ट्रक्चर, हमारे बीम में या स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का सडन फेलवर से बचने के लिए, ठीक है, मतलब डक्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा अवॉइड टेंशन क्रैक्स ड्यू टू द डायगोनल टेंशन, है ना, तो टेंशन क्रैक से बचने के लिए अवॉइड एनी अदर टाइप ऑफ द क्रेक, उसके अलावा कोई सा भी अदर टाइप का क्रेक जो कि किसके कारण आ सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण आ सकता है, श्रिंकेज के कारण आ सकता है, सडन इंक्रीज ऑफ द स्ट्रेस के कारण आ सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये सब के कारण जो क्रेक डेवलप हो सकता है उससे बचने के लिए, ठीक है, ये भी एक रीजन हो गया। उसके अलावा इम्प्रूव द डक्टिलिटी ऑफ द मेंबर, ठीक है ना, मेंबर की डक्टिलिटी को बढ़ाओगे तो सडन फेलवर से बचोगे। उसके बाद फिर टू होल्ड द रेनफोर्समेंट इन देयर प्लेस व्हेन द कंक्रीट इज पोर्ड, ठीक है, समझ में आया, नहीं आया ना। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है उसको बांध के रखने का काम करता है कौन, शियर रेनफोर्समेंट, क्योंकि उसी के साथ अटैच रहता है मेन रेनफोर्समेंट के साथ। तो जब हम लोग कंक्रीट को डालते हैं हमारे, जैसे कि बीम है, बीम में छड़ डाल दिए, आप क्या कर रहे हो, कंक्रीट को डाल रहे हो, तो क्षण बिखरे मत, ठीक है ना, अपने प्लेस में रहे, तो उसके लिए भी ये काम आता है। टू होल्ड द रेनफोर्समेंट इन देयर प्लेस व्हेन कंक्रीट इज पोर्ड, ओके। उसके बाद फिर बेंट अप बार पढ़ते हैं, नया टॉपिक बेंट अप बार के बारे में देखेंगे। आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम में, बेंट अप बार देखे भी होगे, ठीक है, बीम में, प्लिंथ बीम में, ठीक है। तो उसके अलावा स्लैब में, स्लैब ढलाई के समय देखे होगे ना बेंट अप बार। तो ये जो होता है एक प्रकार का मेन लॉन्गिट्यूडनल बार ही होता है, ठीक है, मेन लॉन्गिट्यूडनल बार ही होता है। हालांकि ये भी आपका किस प्रकार का टाइप है, मतलब शियर एनफोर्समेंट का ही टाइप है, लेकिन ये भी एक प्रकार का मेन लॉन्गिट्यूडनल बार है, इस चीज को मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसके अलावा ये जो बेंड होते हैं वो 45 डिग्री में बेंड होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये 45 डिग्री में बेंड होते हैं, इसलिए इसको बेंट अप बार बोलते हैं, ठीक है। अप बार मतलब ऊपर की ओर 45 डिग्री में बेंड होना। उसके बाद फिर हम लोग ये जानना पड़ेगा कि ये जो बेंड हुआ है वो लेफ्ट और राइट के डिस्टेंस से L/4 डिस्टेंस में बेंड होगा, ठीक है, उससे ज्यादा डिस्टेंस में हमको बेंड नहीं करना है, L/4 डिस्टेंस में ही बेंड करना है, उससे ज्यादा डिस्टेंस बेंड नहीं करना है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि बीच का जो स्पान है वो L/2 होना चाहिए। अगर आपका जो लेफ्ट राइट का ओवरहैंग बोल रहा हूँ, मतलब जो बेंट अप का जो डिस्टेंस है वो L/4 है, तो बीच का L/2 होगा ना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, ओके। बेंट अप जो बार आपका होगा वो बेंट जहां पर होगा बार वो। उसके बाद फिर बेंट अप बार दी मेन रेनफोर्समेंट बार, वही पॉइंट लिखा हुआ हूँ कि बेंट अप बार जो होता है मेन रेनफोर्समेंट बार होता है, जो कि 45 डिग्री में बेंड होता है, जो कि शियर रेनफोर्समेंट की तरह काम करेगा। बेंट अप बार आर दी ऑलवेज प्रोवाइडेड विद सुटेबल शियर एनफोर्समेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेन बार है तो हम लोग और उसके ट्रांसवर्स बार या फिर क्या बोलना चाहिए, शियर एनफोर्समेंट उसके साथ प्रोवाइड करते हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। बेंट अप बार आर दी ऑलवेज प्रोवाइडेड विद सुटेबल शियर एनफोर्समेंट, और ये रेनफोर्समेंट आपके वर्टिकल एंड इंक्लाइन रेनफोर्समेंट होते हैं। मतलब कुल मिला के बेंट अप बार अकेले प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है, भले वो एक क्या है लॉन्गिट्यूडनल बार हो, मतलब मेन लॉन्गिट्यूडनल बार हो। उसके बाद फिर बेंट अप बार शुड नॉट प्रोवाइडेड बियॉन्ड द L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट से आपका L/4 डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस में हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, वही चीज मैं बताया हूँ। उसके बाद देखते हैं लेटिस गर्डर इफेक्ट। लेटिस गर्डर इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली में, जब हम लोग आरसीसी सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें आपका स्टील भी होता है, कंक्रीट भी होता है, और हमको ये भी पता है कि जो स्टील होता है मुख्य रूप से टेंशन को सहता है, जबकि कंप्रेशन को बहुत कम सहता है। और मुख्य रूप से कंप्रेशन को कौन सहता है, कंक्रीट सहता है, जबकि टेंशन को सहने में थोड़ा कम मतलब डिसेबल या फिर कम सहता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो एक कंप्रेशन सहेगा एक टेंशन सहेगा, हमारे स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, सब इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों के जो इफेक्ट होता है उसी को लेटिस गर्डर इफेक्ट बोलते हैं। तो गर्डर भी एक प्रकार से क्या होता है, उसका भी कंप्रेशन मतलब जो ऊपर वाला जो लेग होता है वो कंप्रेशन रहता है, बॉटम कॉर्ड मेंबर जो होता है वो टेंशन रहता है। तो ये आपका एक्चुअली में यहाँ पर ट्रस या फिर गर्डर का एक फॉर्म बता दिया गया। अच्छा गर्डर क्या होता है बोलोगे, बीम जानते हो, बीम का ही बड़ा रूप है, बीम का बड़ा भाई बोल सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, गर्डर हो गया। तो घर वर में देखते हो बीम है, और जो बड़े बड़े ब्रिज में देखते होगे, ठीक है, ब्रिज में जो बीम देखते होगे वो गर्डर है। अभी के लिए इतना ही समझ लो, वैसे तो ये स्टील में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। द कंबाइंड arrangement of the concrete, combined arrangement of the concrete and steel worked as the compression and tension member just like a truss as shown in the figure, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस गर्डर इफेक्ट बोलते हैं, हो गया।
उसके बाद फिर देखते हैं बॉन्ड के बारे में। तो नया टॉपिक पढ़ते हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? पहली बात तो बॉन्ड, आज जब आरसीसी में मैं बॉन्ड की बात करूंगा तो किन दोनों के बीच बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं? आरसीसी में कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों बढ़िया से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, ठीक है, तो वही आपका क्या है, बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब ये जो बॉन्ड होगा उसको डेवलप करने के लिए शियर स्ट्रेस भी रोल निभाएगा, ठीक है। उसको समझते हैं। देखो, बॉन्ड इज अचीव्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस। बॉन्ड जो अचीव होता है वो डेवलपमेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस के कारण अचीव होता है। डेवलपमेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस एट द इंटरफेस ऑफ द बार, ठीक है ना। तो ये जो आपका ये जो बार है और ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट के बीच में आपका क्या लगेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा, ठीक है ना, दोनों के इंटरफेस में, ठीक है। आगे समझ में। और कंक्रीट एंड इट इज नोन एज, और उसी को हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं और कुछ नहीं। मतलब ये है कि कंक्रीट और स्टील के इंटरफेस में लगने वाले शियर स्ट्रेस को ही हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस इज द फोर्स करेस्पॉन्डिंग टू द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के कारण जो करस्पॉन्डिंग फोर्स डेवलप हो रहे हैं उसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इफ स्लिप ऑकर्स, अच्छा स्लिप, स्लिप वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, स्लीपेज फेलवर, ठीक है ना। स्लिप फेलवर कब ऑकर होगा? जब स्टील और कंक्रीट दोनों का जो थर्मल एक्सपांसन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है, वो जब बराबर नहीं रहेगा। वैसे तो बराबर रहता है, इसीलिए हम लोग स्टील को ही यूज करते हैं, ठीक है ना। कंक्रीट के साथ ये भी पढ़ चुके हैं, दोनों का थर्मल एक्सपांसन समान होने के कारण दोनों में स्लिपेज फेलवर नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, और जब घटेगा तो सेम अमाउंट में दोनों एक साथ घटेंगे। तो वही चीज है, आपका स्लीपेज ऑकर देन ओवरऑल स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। जब स्लीपेज फेलवर आएगा तो दोनों, मतलब कि पूरा सेक्शन ही फेल हो जाएगा ना। उसके बाद बोल रहे हैं बॉन्ड रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेन बार, यानी कि माइल्ड स्टील इज ड्यू टू द अडेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील। जो बॉन्ड रेजिस्टेंस डेवलप होता है प्लेन बार के कारण, एक्चुअली में बार भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कई प्रकार के होते हैं। प्लेन बार होता है जिसको हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। माइल्ड स्टील जब आप लोग यूज करेंगे अपने आरसीसी सेक्शन में, तो जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा वो किसके कारण होगा? एडिशन एंड फ्रिक्शन के कारण होगा, ठीक है ना। इट इज ड्यू टू द एडिशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील। एडिशन एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो समझते ही होंगे, दोनों की सरफेस के बीच में इंटरफेस में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा। एडिशन मतलब क्या होता है, इसको मैं बताया हुआ हूँ, ऐसे एक बार और बता देता हूँ। एडिशन मतलब इस सब्जेक्ट में नहीं बताया हूँ, हम लोग जब सॉइल, आई थिंक सॉइल में भी बताया हूँ और बिल्डिंग मटेरियल में भी बताया हूँ। देखो, एक होता है एडिशन, ठीक है, और एक होता है कोहेजन। ठीक, कोहेजन मतलब ये होता है कि अपने पार्टिकल के साथ अच्छे से जुड़ के रहना, ठीक है ना, अपने खुद के पार्टिकल के साथ अच्छे से जुड़ के रहना। एडेशन मतलब होता है अपने पार्टिकल के साथ साथ दूसरे पार्टिकल के साथ भी जुड़, नहीं गलत बोल दिया। एडेशन मतलब होता है दूसरे के पार्टिकल के साथ अच्छे से जुड़ के रखना, ठीक है। जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं। पानी क्या होता है कि पानी का सरफेस टेंशन के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ के रहता है, ठीक है। नहीं समझे ना? देखो, होता क्या है कि जब एक बूंद आप टेबल में पानी डालोगे तो वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है और पास पास आने का कोशिश करता है उसके कारण, मतलब उसमें कोहेजन अच्छा होता है। लेकिन पानी यानी कि वाटर एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें क्या होता है, मतलब पार्टिकल नहीं बोलना चाहिए, ऐसा फ्लूइड है जो कि दोनों प्रॉपर्टी गेन करता है। एडेशन भी होता है उसमें। एडेशन कैसे होता है, वो अपने साथ साथ दूसरे पार्टिकल के साथ भी जुड़ने की कोशिश करता है या फिर जुड़ जाता है। जैसे कि आपका पानी किसी भी जैसे कि कपड़े में डाल दिए तो कपड़े क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, मतलब कि जो पानी के पार्टिकल है वो कपड़े के पार्टिकल के साथ मिल गया, मतलब एडेशन प्रॉपर्टी भी उसकी अच्छी होती है, दूसरे पार्टिकल के साथ भी वो मिल जाता है, वही चीज है यार, ठीक है। तो इसको थोड़ा लंबा खींच दिया मैं। तो कुछ नहीं होता, एडेशन एंड फ्रिक्शन मतलब समझ गए ना। कंक्रीट जो होता है स्टील के साथ अच्छे से जुड़ के रहता है और स्टील जो है कंक्रीट के साथ, ठीक है, मतलब दूसरे के साथ भी अच्छे से जुड़ जाता है, बंध जाता है। इसीलिए आपको बोला गया है कि बॉन्ड रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है किसके कारण? एडेशन प्रॉपर्टी के कारण एंड फ्रिक्शन दोनों के कारण डेवलप होता है। एंड द बॉन्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डिफॉर्म्ड बार इज ड्यू टू द मैकेनिकल रेजिस्टेंस इन द एडिशन ऑफ एडिशन। देखो, इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग यूज करेंगे माइल्ड स्टील के प्लेस में HYSD, मतलब डिफॉर्म्ड बार। डिफॉर्म्ड बार में हम लोग बोले थे कि रिप्स भी होता है करके, तो अब ये एक्स्ट्रा मैकेनिकल रेजिस्टेंस लगाएगा, ठीक है। डिफॉर्म्ड बार क्या होता है, एडहेशन एंड फ्रिक्शन तो आएगा ही उस बार में, जैसे प्लेन बार में आ रहा था, लेकिन क्योंकि उसमें रिप्स भी होते हैं, रिप्स क्या होता है नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया हुआ हूँ, तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा, ठीक है। तो और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेस प्रोवाइड करता है।
टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं। फ्लेक्सुरल बॉन्ड होता है और एंकरेज बॉन्ड होता है। फ्लेक्सुरल बॉन्ड क्या होता है? इट डेवलप्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ बार इन ऑर्डर टू लेट द कंक्रीट एंड स्टील एक्ट टुगेदर। मतलब कुल मिला के फ्लेक्सुरल बॉन्ड जो होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ऑकर होता है, लेंथ में ऑकर होता है, डेवलप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बार। ठीक है, फिर से बोलूं, डेवलप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बार इन ऑर्डर टू लेट द कंक्रीट एंड स्टील एक्ट टुगेदर। और क्यों होता है फ्लेक्सुरल बॉन्ड से? फायदा क्या होता है कि स्टील और कंक्रीट दोनों एक तरह बिहेव करते हैं, यानी कि एक्ट टुगेदर। ठीक है ना, लाइक एक्ट टुगेदर। समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है, तो दो चीज याद रखना है आपने कि फ्लेक्सुरल बॉन्ड आता कहाँ पर है, और दूसरा पॉइंट किससे होता क्या है। तो आता कहाँ पर है? तो डेवलप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बार इन ऑर्डर टू लेट द कंक्रीट एंड स्टील एक्ट टुगेदर, जिसके कारण दोनों एक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, एक्ट टुगेदर। उसके बाद देखते हैं एंकरेज बॉन्ड। एंकरेज बॉन्ड क्या होता है? एंकरेज बॉन्ड इट डेवलप्स इन एंकरेज जोन। ठीक है ना, जहां पर आपका एंकर होता है, या फिर बोल लूं जैसे कि आपका कैसा सेक्शन हो गया, एक जैसे ये दीवार था और ये दीवार, ठीक है, दोनों के क्रॉस सेक्शन में। तो डेवलप्स इन द एंकरेज जोन एट द एंड्स ऑफ द बार। ठीक है ना, जहां पर आपका बार का एंड होता है वहां पर होता है। और एट द कट ऑफ पॉइंट ऑफ द बार, ठीक है, विद इन द स्पान ऑफ द बीम, सो दैट बार आर नॉट पुल्ड आउट। ठीक, तो एंकरेज बॉन्ड में हम लोग करते क्या है, जैसे कि हम लोग ये स्टील प्रोवाइड किए तो एंड में हम लोग थोड़ा सा उसको क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, अब एंकर प्रोवाइड करना बोलते हैं इसी को। ऐसा करने से होता क्या है कि वो पुल्ड आउट नहीं होता, बाहर नहीं निकलता। ठीक है ना, किसी भी कारण से, तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पर बॉन्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो इट डेवलप द एंकर जोन एट द एंड ऑफ द बार at the cutoff point of a bar within the span of the beam so that the bar are not pulled out। वही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक, इसके बाद फिर देखते हैं डेवलपमेंट लेंथ। इंपॉर्टेंट है ये भी। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? तो वो मिनिमम लेंथ जो हम लोग हमारे आरसीसी सेक्शन में स्टील को एम्बेडेड करके रखते हैं। नहीं समझ में आया ना? देखो, आरसीसी सेक्शन में स्टील भी होगा और कंक्रीट भी होगा, तो हम लोग स्टील को क्या करेंगे, कंक्रीट में पोर करेंगे ताकि वो अच्छे से क्या करे, बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। वो मिनिमम लेंथ जो कि आपका कंक्रीट के अंदर में है, स्टील का पोर्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू एम्बेडेड इनटू कंक्रीट so that strength of the reinforcement in bond is not less than the strength of the reinforcement in tension। उसके बाद फिर देखते हैं एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द बार रिक्वायर्ड टू ट्रांसिट द बार फोर्स टू द कंक्रीट। अच्छा, ये दूसरा तरीका है बोलने का। जो भी एक्सटेंडेड लेंथ होता है बार का, जो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, रिक्वायर्ड होता है टू ट्रांसमिट द बार फोर्स टू कंक्रीट। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द बार, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द बार रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द बार, ठीक है, फोर्स टू कंक्रीट, मतलब कि कंक्रीट के अंदर जितना एक्सटेंडेड लेंथ होता है, कंक्रीट के अंदर जितना एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द बार एम्बेडेड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम नहीं बनाया हूँ क्या मैं? इसको डायग्राम से भी समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि ये आपका क्या हो गया, आरसीसी सेक्शन हो गया। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं ये हमारा स्टील है। तो ये जो स्टील का पोर्शन जो है, ठीक है, एक मिनट, तो ये जो स्टील का जितना पोर्शन आपका क्या है, कंक्रीट में एम्बेडेड है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। एलडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ को। आगे आप समझ में? ठीक है, ठीक। अब देखो एलएसएम में डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.87 फाइव डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी करेंगे, जबकि डब्ल्यूएसएम में क्या करेंगे, एल डी इज इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या आपका, ऊपर में 0.87 आ गया और नीचे में सिग्मा एस टी आ गया। है क्या ये 0.87 परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील है, और नीचे वाला क्या है, वो भी स्ट्रेस इन स्टील है लेकिन डब्ल्यूएसएम में। ठीक है, ऊपर वाला एलएसएम में ना, और एलएसएम में हम लोग पढ़े थे कैसे निकालते थे स्टील का स्ट्रेस, है ना? तो वही चीज है। और टाउ बीडी क्या है, तो एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस है।
टाउ बीडी यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपका क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस है। बॉन्ड स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो ये आपका टेबल में डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना कितना होता है, M15 के लिए 1 होता है, 20 के लिए 1.2 होता है, LSM ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर 25 के लिए 1.4, फिर 1.5, फिर 1.7, 1.9, ठीक है। तो यहाँ पर बस क्या है, 0.1 का डिफरेंस है, बाकी सब में 0.2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। 1 के बाद 1.2 आया, फिर उस सॉरी उल्टा बोल दिया ना मैं, यहाँ पर बस क्या है आपका 0.1 का डिफरेंस है, और बाकी सब जगह क्या है 0.2 का डिफरेंस है। 1, 1.2, 1.4 के बाद फिर आगे आपका 1.5, और उसके बाद तो 1.7, 1.9 है। तो ये हो गया आपका LSM के केस में। और जबकि WSM के केस में जब हम लोग देखेंगे 0.6, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, तो इसमें सब में क्या है 0.1 का डिफरेंस है। बस यहाँ पर 0.6 के बाद क्या आ गया है, 0.8 आ गया है। तो 0.6 के बाद 0.8 याद रखना, उसके बाद फिर 0.1 बढ़ाते जाना, ठीक है। 0.9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। M15 से स्टार्ट करना है, M40 तक जाना है, ठीक है। 15, 20, 25, 30, 35 और 40, ठीक है। ऐसे ही याद रखना, तभी नहीं याद होगा। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग, इन केस ऑफ द CTD या फिर HYSD, जब डिफॉर्म्ड बार होगा तो उस केस में ये जो ऊपर का जो वैल्यू है उसमें हम लोग कितना इंक्रीज करेंगे, 60% इंक्रीज करेंगे। अभी क्वेश्चन बताऊंगा एग्जांपल, उससे समझ में आएगा। अभी बस याद रख लो कि बॉन्ड स्ट्रेस को टाउ बीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमको ये टेबल दिया हुआ है, इसको याद रखना है, या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा, वैसे तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। जो कि आपका मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm² में दिया है बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू, WSM के लिए, LSM के लिए। नोट में पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जब आपका डिफॉर्म्ड बार रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू है उसको 60% बढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो टेबल दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, प्लेन बार के लिए दिया गया है, ठीक है। प्लेन बार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील बोलते हैं। और दूसरा चीज याद रखना, ये टेंशन केस में दिया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो टेबल है वो प्लेन बार या फिर माइल्ड स्टील के लिए दिया हुआ है, और दूसरा टेंशन केस में दिया हुआ है। तो दूसरा पॉइंट यही बोल रहा है कि द अबोव वैल्यू ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस इज गिवन फॉर द प्लेन बार या फिर माइल्ड स्टील इन टेंशन केस, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कंपैरिजन में निकालेंगे, कंपैरिजन के केस में बॉन्ड स्ट्रेस निकालेंगे, तो उस केस में जो भी आंसर आएगा उसको 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर आपका जो बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू है वो फर्दर इंक्रीज्ड बाई 25%। आगे समझ में, यहाँ पर से जल्दी से एग्जांपल देख लो। फाइंड द बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ द M30 कंक्रीट एंड Fe415, ठीक है, बार इन कंप्रेशन एंड टेंशन। कुल मिला के आपको कंप्रेशन जोन में, टेंशन जोन में, दोनों के लिए बॉन्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करना है जब आपको ग्रेड ऑफ द कंक्रीट दिया है और ग्रेड ऑफ द स्टील दिया है, ठीक है। ग्रेड ऑफ द स्टील आपका Fe415 है, तो यहाँ पर से आपको समझना पड़ेगा वो प्लेन बार के लिए नहीं पूछ रहा है, वो किसके लिए पूछ रहा है, डिफॉर्म्ड बार के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो M30 के लिए बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता था, 15 के लिए कितना होता था, M15 के लिए। LSM में निकालना है, LSM में, WSM में नहीं। तो कितना से चालू होता था आपका ये बताओ मेरे को, 1 से चालू होता था, 1 के बाद 1.2 आता था, फिर 1.4 आता था, फिर 1.5 आता था। तो 15, 20, 25, 30, मतलब M30 के लिए कितना हो जाएगा, 1.5 क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू दिया रहता है वो टेंशन जोन में माइल्ड स्टील के लिए दिया रहता है। हमको किसके लिए चाहिए, डिफॉर्म्ड बार के लिए चाहिए। तो मेरे को 60% इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है अपने को, क्योंकि हमको कौन से जोन में पूछा है, कंपैरिजन जोन में पूछा है। तो अभी फिर से फर्दर मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.25 से, क्योंकि 25% और इंक्रीज करना है हमको, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई किया। फाइनली आपका आंसर जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। आगे समझ में, अगर आपको प्लेन बार के लिए पूछता, ठीक है, और माइल्ड स्टील के लिए पूछता, तो आपका आंसर डायरेक्ट उस टेबल से आ जाता 1.5, है ना। आगे समझ में, माइल्ड स्टील के लिए टेंशन जोन में जब पूछता। तो आगे देखते हैं। अब आपको डेवलपमेंट लेंथ का डिफरेंट वैल्यूज दिया गया है डिफरेंट मटेरियल के केस में, टेंशन कंप्रेशन जोन में, लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में दिया गया है। ग्रेड ऑफ द कंक्रीट दिया गया है एक तरफ, और एक तरफ ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, इस टेबल में आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ये चीज कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ही क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है आपका डेवलपमेंट लेंथ। देखो, ठीक है ना, कंसेक्यूटिवली क्या होते जा रहा है आपका, डिक्रीज होते जा रहा है। 55 के बाद 46 पे 39, क्या चीज डिक्रीज होते जा रहा है,
क्या चीज, ये क्या चीज है, डेवलपमेंट लेंथ है। डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है, और वैसे ही ग्रेड ऑफ स्टील भी बढ़ रहा है, तो भी आप, तो आपका बढ़ते जा रहा है, सॉरी, तो आपका क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। दो चीज ही तो आपको समझना है इस टेबल से। एक, जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू कम होते जाएगा, और ग्रेड ऑफ स्टील के साथ डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू ग्रेड ऑफ स्टील के साथ बढ़ते जाएगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ बढ़ घटते जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर याद नहीं हो रहा है या फिर कंफ्यूजन जा रहा है, तो जब कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तब आपको डेवलपमेंट लेंथ कम लगेगा, और जब स्टील का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तब आपको डेवलपमेंट लेंथ ज्यादा लगेगा, क्योंकि उस केस में कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक, इफ द वन बार फेल्स इन बॉन्ड देन ओवरऑल सेक्शन इज फेल। ठीक है, ये चीज तो मैं कई बार बताया हूँ। अगर आपका एक भी बार क्या हो गया, बॉन्ड में फेल हो गया, ठीक है, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेस को नहीं सह पाया, तो पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या लिखा है कि डेवलप्ड जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो ज्यादा होना चाहिए परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस के कंपैरिजन में। ठीक है, वैसे आज टाइम हो गया है, तो एक काम करते हैं, इसको बस पढ़ लेते हैं अभी, उसके बाद फिर आज की क्लास क्लोज करेंगे। इफ वन बार फेल्स इन बॉन्ड, तो ओवरऑल सेक्शन आपका फेल हो जाता है। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेस, जो डेवलप्ड बॉन्ड स्ट्रेस है वो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस से ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है उस केस में आपका सेक्शन फेल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखना है, कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि अगर आपका जो सेक्शन है वो बॉन्ड स्ट्रेस को सह नहीं पा रहा है, या फिर बॉन्ड में फेल हो जा रहा है, ठीक है, फेल्स इन बॉन्ड हो जा रहा है आपका सेक्शन, तो उस केस में आपको क्या रेमेडीज लेना पड़ेगा सेक्शन को फेल होने से बचाने के लिए। तो वही करना पड़ेगा कि आपको नंबर ऑफ बार को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके साइज को कम करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के जो एरिया ऑफ स्टील है वो सेम रहेगा, एएसटी जो है वो सेम ही रहेगा, पहले जितना था उतना ही। लेकिन आप कर क्या रहे हो कि पहले मान लेते हैं कि 16 डाया बार का यूज कर रहे थे, तो और कितने नंबर में यूज कर रहे थे, मान लेते हैं कि 6 नंबर में यूज कर रहे थे, ठीक है ना, 6 टोक यूज कर रहे थे, तो आप क्या कर दोगे, उसको कम कर दोगे, लेकिन नंबर को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, 6 की जगह में 8 या फिर 10 कर दोगे। ठीक है, बस ये समझाने के लिए एग्जांपल में बताया। तो वही बोला है, टू ओवरकम दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ द बार एंड रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द बार एंड कीपिंग द एरिया ऑफ द स्टील सेम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है आपको। एंकरेज लेंथ फॉर द मेन रेनफोर्समेंट। अच्छा, मैं कल पढ़ाऊंगा बोला था क्या, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी का जो क्लास है, जो लेक्चर है, उसको कल डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।